हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। तो आने वाले वीडियोस में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के विषयों पर फुल नॉलेज गेन करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को आखिरी तक देखें, कृपया करके आखिरी तक देखें। और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन लोगों तक इसको शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश ने जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में क्या किया, सूरत के बंदरगाह पर उन्होंने अपनी कोठियों को स्थापित किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस तरह से वो व्यापार करने लगे। फिर आगे चल के क्या हुआ कि 1765 ईस्वी में बीबीयू बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार कि राजस्व प्राप्त करने लगे और दीवानी न्याय के अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिए। इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे उनने क्षेत्रीय शक्तियाँ बननी प्रारंभ हो गई। फिर 1857 ईस्वी हुई। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। फिर अपने को देखने को मिलेगा कि 1934 में एम.एन. राय, जो कि एक्टिविस्ट थे, इंडियन साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, इनके दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से क्या हुआ, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और फिर आगे चल के 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद में उन्होंने संविधान को बनाना शुरू किया। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। तो इस तरह से ये एक उसकी बैकग्राउंड था। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किन किन संविधानिक रूप से किन किन नियमों का महत्व है, उन के विषय में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कंपनी के शासन के बारे में और ताज के शासन के बारे में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके शासन के दौरान भारत में किस तरह से संविधानिक एक्टिविटीज़ हुई, उन पर हम गौर करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे कि क्या हुआ। तो कंपनी का शासन था, वह था 1773 ईस्वी से 1858 तक, और ताज का शासन था 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो हम आज बात कर रहे हैं कंपनी के शासन के बारे में, जिसमें कि हम 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है कि इसमें कुछ नियमों को बनाया जाता है। ये उनमें से क्या होता है कि कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं उनको हटा दिया जाता है, जैसे कि जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको बदल दिया जाता है और बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसके पहले महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्यों है संवैधानिक, इसका महत्व क्यों है। तो इसने क्या किया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, नंबर 1 देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने की दिशा में इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना कदम बढ़ाए। ठीक है, एक तो ये हुई, और दूसरा ये हुआ कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा सबसे पहले जो भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी।
ठीक है। और इसके द्वारा ही भारत में सबसे पहले यही वो कानून था जिसने की शुरुआत करी थी केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत इसी एक्ट ने की थी। तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। इसकी विशेषता सबसे पहले एक नंबर 1 पे आती है कि इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया था। और उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग्स था, है ना। ये था बंगाल का गवर्नर था, तो इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल यही पहला बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। हाँ, तो क्या हुआ कि मतलब जब ये अपने वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, तो उसी की सहायता के लिए एक कार्यकारी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ इसमें कि मद्रास और जो बम्बई था, मतलब मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था कि सभी प्रेसिडेंसियाँ के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, कोई भी किसी के अधीन नहीं था। तीसरा इसमें ये हुआ कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया, जिसमें कि 4 न्यायाधीशों का प्रावधान किया, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। चौथा क्या किया इसमें, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। वो कैसे लगाई कि मतलब कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी, जिससे कि मतलब वो खुद का व्यापार ना करें। और दूसरा ये किया कि भारतीय लोगों से जो कर्मचारी थे वो ना तो उपहार ले सकते हैं और ना ही रिश्वत ले सकते हैं, ठीक है। और 5वां प्रावधान इसने ये किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट्स का मतलब वो किया, गठन किया। ये क्या करता था, कंपनी पर नियंत्रण रखता था और ये राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को भेजा करता था। ये इसके लिए जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब हम देख रहे हैं दूसरा वाला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसका ये जो अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। 1700, ठीक है। तो इससे क्या क्या हुआ कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी थोड़ी कमी थी, उनको दूर करने के लिए सबसे पहले क्या किया, 1781 में मतलब एक संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। और फिर उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं हम। विशेषताएं, ठीक है। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। तो इसने क्या किया कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक इन दोनों कार्यों को मतलब अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो जो राजनीतिक कार्य करते थे, राजनीतिक कार्यों के लिए इसने क्या किया, राजनीतिक कार्यों की देखभाल के लिए इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया, जिसे कि अपन क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड भी बोल सकते हैं। और ये वाणिज्यिक था, वाणिज्यिक वालों के लिए इसने COD, जैसे कि ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, ये COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसका गठन किया, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड को जो था, नियंत्रण बोर्ड को यह भी शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित, जो मतलब ब्रिटिश के अधीन है भारत है, में सभी नागरिकों और सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं परीक्षण कर सकें। अपन ने ये यहाँ पर देख लिया था, ठीक है। और इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। ये तो एक कारण यह था कि मतलब भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। और दूसरा ये था कि भारत में कंपनी के कार्यों को और इसके प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण
प्रदान किया गया था। ठीक है। हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। इसने क्या किया, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसने क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बदलकर भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया। ठीक है। इस समय कौन था, मतलब जो लास्ट मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है। और जो भारत का गवर्नर जनरल पद था वह 1833 से 1858 तक ही रहा। उसके बाद में जो भारत का गवर्नर जनरल था वह भारत मतलब ब्रिटिश भारत का वायसराय बन चुका था, वायसराय बना दिया गया था। ठीक है। और दूसरी इसकी विशेषता ये थी कि इसने मद्रास और बम्बई मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियों को सीमित कर दिया था और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको ही ब्रिटिश भारत में विधायिका के से संबंधित असीमित अधिकार दे दिए थे। ठीक है। और इस अधिनियम से पहले जो जितने भी कानून थे उन कानूनों को नियामक कानून कहते थे और इस कानून के बाद जो कानून बने उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या थी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक निकाय के रूप में जो काम कर रहा था उसकी गतिविधियों को समाप्त कर दिया था और अब इसे सिर्फ प्रशासनिक निकाय के रूप में ही ब्रिटिश राजशाही के अधीन कार्य करने को दे दिया गया। ब्रिटिश राजशाही के अधीन मतलब अब सरकार के अंतर्गत ही यह प्रशासनिक कार्य कर सकता है। और यही वो अधिनियम है जिसने कहा था कि मतलब कानूनों को संहिताबद्ध रूप देना चाहिए। तो इसके लिए लॉर्ड मैकाले ने के नेतृत्व में प्रथम विधि आयोग का भी गठन हुआ था उस समय। पांचवी इसकी विशेषता है कि सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता में भारतीयों को किसी भी पद या कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया था और बंद करवा दिया था, जो कि मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो वाणिज्यिक कार्यों का प्रबंधन किया करता था। अब हम पढ़ते हैं 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या थी, मतलब इसके बारे में मैं बता दूं कि जो 1773 से लेकर 1853 के दौरान जो ब्रिटिश संसद द्वारा जितने भी नियम पारित किए गए उनमें ये आखिरी अधिनियम था। ठीक है। तो इसकी संवैधानिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए वे कौन कौन सी भूमिकाएँ हैं उसकी विशेषताएँ देखते हैं। एक विशेषता ये है कि इसकी जो कार्यकारी विधान परिषद तो उसको बांट दिया गया था और उसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था, इसको बांट दिया था। ठीक है। और जो विधायी एवं प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया था और इस परिषद के तहत नए 6 पार्षद और जोड़े गए थे जिन्हें कि विधान पार्षद कहा जाता था, या अपन दूसरे शब्दों में ये कहें कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है। और जिसे कि भारतीय विधान परिषद कहा जाने लगा। परिषद की इस छोटी सी जो शाखा थी इसको मतलब संसद की तरह कार्य होने लगा इसमें, और जो ब्रिटिश संसद में जो भी कार्य प्रणाली अपनाई जाती थी वो यहाँ पर अपनाई जाने लगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम ने की थी। अब दूसरा देखते हैं कि इसने क्या किया। इसने जो मतलब सिविल सेवकों की भर्ती जो पहले बंद थी, भर्ती एवं खुली प्रतियोगिता जो बंद थी, इसने पुनः चालू करवाई और विशिष्ट सेवा क्षेत्र जो कि दिल्ली, अजमेर, मोरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान का जो क्षेत्र था उनमें की गई। और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवाओं के संबंध में भी इसने मैकाले समिति का गठन किया था। ठीक है।
नंबर तीसरी इसकी बात क्या रही कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें जो 4 नए सदस्यों को, मतलब छः नए सदस्यों में से जो 4 का चुनाव था वो कि बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। और इसने चौथी इसकी विशेषता ये थी कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया था। वो कैसे कि इसने भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के अधीन दे दिया था और उस पर विश्वास करके नहीं अधिकार, ये मतलब वो ही करेगा अधिकार। और इस तरह से जो पहले निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया जाता था वो समय सीमा का निर्धारण इसमें नहीं किया था। तो इससे अपने को एक नई आशा हुई कि मतलब हाँ, ये शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। तो वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि किसी ना किसी को तो इसकी आवश्यकता होगी। थैंक यू।